फिर से देखिए दोस्तों उड़ रहे हैं। खैर मजाक से हटके अब लास्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत मजाक हमको भी करना पड़ेगा भाई। लास्ट में पढ़ते पढ़ते एकदम एग्जॉस्ट हो चुके होगे तुम लोग, बट अभी तो ये पहला चैप्टर है। खैर पहले चैप्टर और आखिरी चैप्टर में थ्योरी है, बाकी तो सब में कोडिंग है। हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद एनएनवी पे। और ये फिर से AKTU का घूम के आ गया सिंबल। तो PFPS विद सी, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी लैंग्वेज से आज ये लेक्चर 3 है, पहली यूनिट का। तो जैसे मैं बोल रहा था कि क्या मैं बोल रहा था कि जो पहला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है ये टोटली थ्योरी बेस्ड है। इसमें ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग पे उतना ध्यान नहीं देना है, इसमें मेनली थ्योरी पूछा जाता है। तो अगर आप ये इससे स्कोर करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग के कॉलेज में जो एग्जाम होता था उसके हिसाब से क्या होता था कि हर चैप्टर से 40 नंबर का क्वेश्चन आते थे, सेक्शंस आते थे, तो टोटल 5 सेक्शंस होते थे। तो पहला और लास्ट जो चैप्टर है वो पूरा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। तो उस पर आपको उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बट हाँ सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी बहुत मस्ट है, ठीक है। बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से दुनिया बिगड़ गई, वापस बन रही है, ठीक है। और फिर से आ गया AKTU का फुल ईयर का फर्स्ट कोर्स। टॉपिक्स में आज क्या क्या रहेंगे? टॉपिक्स में आज ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सी के? कंपोनेंट जो होते हैं सी के उसी को हम लोग टोकन्स भी कहते हैं सी में। इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है सी में। फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, ये सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन सी है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स है एंड मेमोरी लोकेशन है, फिर स्टोरेज क्लासेस है, ठीक है। एक मिनट जरा आप वेट कीजिए, मैं थोड़ा पॉज कर दे रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, इसमें वो PDF ओपन नहीं था तो PDF ओपन कर लिया है मैंने, ये फुल स्क्रीन हो गई। और यहाँ पर हमारा हाइलाइटर आ गया, सॉरी ये पेन है, ये हम हाइलाइटर लेते आ रहे हैं और हाइलाइटर आ गया, इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई है और ये हो गया यूज़। चलिए, तो सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स जो था कंपाइलेशन में वो हम कल देख चुके थे, इस पे वापस से हम नहीं जाएंगे, बट हाँ इतना देख लीजिए। सिंटेक्स एरर क्या होता है? सिंटेक्स एरर वो होता है जो कि आप लोग करते हैं प्रोग्राम लिखते समय, जैसे कि मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स होते हैं उसको, या पंक्चुएशन मार्क जो सेमीकोलन है वो नहीं लगाया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सिंटेक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर क्या होता है? जो हम लोग को टास्क दिया होता है उसके सिवा जो भी प्रिंट होता है, जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर वो टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। फिर हम वापस से सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर आ गए हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। मैंने बता चुका है आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पर इसको हम कट कर दें और ये आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड बाय प्रोग्रामर वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम। जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो एक डिफाइंड रूल्स में, एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स से बंधा हुआ है, जिसको कि हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। और उसी तरह किसी प्रोग्रामर को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो प्रोग्राम लिख सके सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें होता है वो क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो लाइब्रेरीज में स्टोर्ड होते हैं फंक्शंस या जो भी चीज़ें, उसको कॉल करने का जो काम होता है वो तो लिंकर का होता है, बट उसके अंदर जो स्टोर्ड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। फिर ग्लोबल डिक्लेरेशंस होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल जो होते हैं वो ग्लोबली भी डिक्लेयर हो जाते हैं और लोकली भी डिक्लेयर होते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड होते हैं मतलब कि उसको किसी भी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, और जो लोकली होते हैं, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा, मेन फंक्शन होता है, फंक्शंस होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का, ठीक है। जो हमारा पहला सी प्रोग्राम है हम लिख चुके हैं, बट फिर से मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, इंक्लूड, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। फिर क्या आता है? डायरेक्टली हम लोग फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन, इंट मैन हो गया, इंट मेन लिख दिए, ठीक है।
फिर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले प्रिंट एफ। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले प्रिंट एफ फिर हेलो वर्ल्ड ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो मेन वर्क था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो क्या था, वो तो है कि ह्यूमनाइड रोबोट बनाने का। तो जब भी रोबोट आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा, हाँ सबसे पहले रोबोट आएगा तो वो क्या करेगा, वो हेलो वर्ल्ड को हेलो करेगा। तो वो कर चुका है। अब इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी होता है, तो रिटर्न हमने 0 कर दिया। बस अब इसको हम लोग रन कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, देख सकते हैं आप सब। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। हाँ तो ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, सो इतना काफी। और भैया तू हट जा यार, तू कहाँ से आ जाता है तो। अरे हट भाई, क्या रटा, उसको इग्नोर मारो। तो यहाँ पर हम आ गए। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था, ठीक है। इसमें क्या है, हैट्स इंक्लूड, ये जो है हैट्स इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या कोनियो डॉट एच है, ये दोनों क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब स्टोर्ड होती हैं। उसको हम लोग निकाल के, उसको हम लोग लिंकर से कॉल करके प्रोग्राम को रन करता है कंपाइलर। फिर वॉइड मेन जो है वो फंक्शन का नाम है, ठीक है। यहाँ वॉइड की जगह और भी डेटा टाइप्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बार इंट यूज किया है, ठीक है। फिर माई फर्स्ट प्रोग्राम सी में लिख के आप प्रोग्रामर की शुरुआत कर चुके हैं, आप प्रोग्रामर बनने की शुरुआत कर चुके हैं। प्रिंट एफ जो होता है वो भी एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, जो भी अंदर लिखा होता है उसको बाहर की तरफ प्रिंट कर देता है, कंसोल पे जो फाइनल टर्मिनल विंडो होती है उस पर प्रिंट कर देता है। फिर यहाँ पर वापस ये आ चुका है, गेट सी एच जो है वो क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। फिर हेलो वर्ल्ड आ गया। फिर इसके बाद जो मेन चीज है वो कैरेक्टर सेट ऑफ सी है, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती है उसकी खुद की सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कि जब भी हम लोग उसमें लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश लिख रहे हैं, चाहे उसमें मैथ्स का कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो वो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टर सेट ऑफ सी, every programming language has its own set of characters which are used to write the statements of the program। प्रोग्राम के सोर्स कोड को लिखने के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं वो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स के अंडर आता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में भी जो प्रोग्राम है उसके अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, लोअर केस लेटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है, आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो लोअर केस को अलग कंसिडर किया जाता है, अपर केस लेटर्स को अलग कंसिडर किया जाता है। इसमें हम लोग डिजिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हुए। वाइट स्पेसेस जो होते हैं, ब्लैंक्स होता है या फिर न्यू लाइन होता है या टैब होता है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखिए, ये जो एच है ये कैपिटल लेटर है, ये जो प्रिंट एफ है ये पूरा स्मॉल लेटर है, ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये ब्रेसेस, ये ब्रैकेट जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, सेमी कोलोन है वो भी स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो नंबर है यहाँ पर 0, ये डिजिट्स में है, ठीक है। और कुछ बच रहा है, वाइट स्पेसेस और वो न्यू लाइन देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये पूरी न्यू लाइन है, ये देखिए पूरी एक नई लाइन है। और स्पेस देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये रहा स्पेस। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ प्रोग्राम होती है, ठीक है। फिर हेडर फाइल कौन कौन सी होती है सी में, तो एक तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होती है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस को दिखाने के लिए या इनपुट आउटपुट लेने के लिए। एक तो कोनियो डॉट एच होती है, कंसोल को इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए। फिर सी टाइप डॉट एच होता है, ये जो होता है ये कैरेक्टर हैंडलिंग होता है, कैरेक्टर के जितने भी फंक्शंस होते हैं। कैरेक्टर एक डेटा टाइप है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उनके लिए जो भी फंक्शंस यूज होते हैं उसको हम लोग सी टाइप डॉट एच कहते हैं। मैथमेटिक्स फंक्शन जैसे कि सम हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एब्सोल्यूट फंक्शन हुआ, साइन हुआ, कॉस हुआ, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, इन सब जो होते हैं वो सब मैथमेटिक्स फंक्शन मैथ्स डॉट एच के अंदर आते हैं। फिर स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन आते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में जैसे जैसे क्या हो गया, टू अपर केस टू लोअर केस हो गया, ठीक है, कि कैसे उसको अपर केस में किया जाए, कैसे उसको लोअर केस में किया जाए, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये भी हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम, सी टोकेंस, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल एग्जाम्स में भी पूछता है कि आपको एक स्निपेट दे दिया जाएगा। स्निपेट क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे कि ये है पूरा प्रोग्राम, तो यहाँ से लेके ये मेन से लेके यहाँ तक का आपको एक स्निपेट दे दिया जाएगा, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग ढूंढ करके बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कितने टोकन्स हैं, ठीक है, कितने टोकन्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये सेमेस्टर के एग्जाम में पूछ लेता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। ये सी प्रोग्राम का बेसिक
ब्लॉक है, जैसे कि घर बनाने में ईंटा यूज होता है, वैसे ही ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोग्राम का, विच आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर टू राइट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लिखने के लिए इन सबों को साथ में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो सी टोकन्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। वो 6 टाइप्स क्या क्या है? एक कीवर्ड्स है, एक कॉन्स्टेंट्स है, फिर आइडेंटिफायर है, फिर स्ट्रिंग्स है, ये 4 हुआ, फिर स्पेशल सिंबल्स है, ठीक है, फिर ऑपरेटर्स। अब हम इन सब चीज पे आते हैं। पहले कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स देखेंगे तो कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? पूरे सी लैंग्वेज में सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं, आर दीज एंड दीज आर रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है प्रोग्राम में, कि हाँ अगर आप उसको लिखेंगे तो पता चलेगा कि कंपाइलर को कि हाँ इसका मतलब ये है, तो कंपाइलर उसको उसी तरीके से देखेगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप जैसे कि इंट लिखेंगे तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि हाँ इंट का मतलब क्या है। तो ये सब प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर में और प्रोग्राम में डिफाइंड होता है, जिससे कि कंपाइलर को समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। ये सब इनके मतलब ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, इसको आप दोबारा प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। जब भी यूज करेंगे तो फिर कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो इनको एज अ कीवर्ड ही यूज कर सकते हैं, इसको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। फिर कांस्टेंट यूज होता है। कांस्टेंट मतलब जो नंबर हमने डायरेक्टली दे दिया, जैसे कि अगर मैं दे दिया कि मेरा नाम निखिलेश है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जांपल हो गया? इंट x इज इक्वल्स टू 10। तो जो x है वो वेरिएबल है, ठीक है, जो x है ये वेरिएबल है। इंट जो है ये डेटा टाइप है, और जो ये 10 हमने दिया है ये जो है ये कांस्टेंट है। तो जो यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, ये चारों होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो इंट हो गया, ठीक है। फिर फ्लोट लेने के लिए फ्लोट एक्स वाई इज इक्वल टू 10.0, आपको यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू देनी पड़ेगी। फ्लोट मतलब डेसिमल में देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? कैर था, तो सी एच, कैर सी एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली एक लेटर देंगे जे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग आप डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग एस में आप स्टोर कर देंगे अपना नाम, ठीक है, NAME, ठीक है। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगेंगे, क्योंकि इसी से ये चीज पूरा होता है, इसी से पता चलता है कंपाइलर को कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ही बस नेम है, ठीक है। सो बात को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो हाँ, तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो इंट मेन था, फिर ये हमने ये करके देख लिया है। अब हम आगे वापस से आ जाएंगे इस पे, ठीक है। तो वापस से हम आ गए, तो फ्लोट कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया? आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो होता है वो वेरिएबल होता है। इसमें क्या लिखा है? आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। जैसे कि अगर आप मेन की जगह कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो आपने उसको एक नेम दिया, जैसे कि आपने किसी चीज को एक नाम दिया है, तो वो जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर के अंदर आता है। इसमें आप वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या किसी और यूजर डिफाइंड चीज के नाम को भी आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग आती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर एक कैरेक्टर है तो उसको सिर्फ कैरेक्टर कहेंगे, बट अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल के बन रहे हैं तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल सिंबल आता है। स्पेशल सिंबल में ये जैसे एस्ट्रिस्क आया, एट आया, डॉलर आया, एक्सेट्रा आया, ये सब भी प्रोग्राम के अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये सब टोकन्स होते हैं। फिर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर आप लोगों को पता है, जो प्लस का ऑपरेटर होता है ये रहा, ठीक है, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, फिर डिवीजन का ऑपरेटर। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं सी में, ये भी टोकन्स के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। खैर यहाँ पर हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक है। जो डेटा टाइप होता है वो टाइप ऑफ वेरिएबल को डिफाइन करता है जो कि एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है। डेटा टाइप्स रिफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
जो डेटा टाइप्स होते हैं, देखिए डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है कि कोई अगर वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई चीज स्टोर कर रहे हैं, तो वो किस तरीके की हम स्टोर करेंगे, मतलब उस वेरिएबल के अंदर हम लोग इंटीजर स्टोर करेंगे, डेसिमल स्टोर करेंगे, कैरेक्टर स्टोर करेंगे या फिर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, वो चीज हमको डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो जो डेटा टाइप होता है वो रिफर करता है टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने में डेटा टाइप का यूज होता है। ठीक है, देयर आर 5 डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है बेसिक डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है, इंट इंटीजर के लिए, फ्लोट आता है डेसिमल के लिए, कैर आता है कैरेक्टर के लिए, डबल आता है वो भी डेसिमल के लिए आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इनमरेशन डेटा टाइप होता है। ये भी एक टाइप का डराइव डेटा टाइप होता है जो कि बेसिक डेटा टाइप से ही बनता है। फिर जो डराइव डेटा टाइप होता है ये भी ऊपर बेसिक डेटा टाइप से ही बनता है। वॉइड डेटा टाइप के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता है, मतलब कि उसका फिर उसके अंदर हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो वॉइड होता है, मतलब वो खाली होता है। फिर उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जी हाँ, आप खुद से भी कोई डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, फिर इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो फिर क्या आता है, क्वालिफायर्स आता है, मॉडिफायर आता है। ठीक है, मॉडिफायर्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, प्री फिक्स्ड विथ बेसिक डेटा टाइप्स। जो मॉडिफायर होते हैं ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, पहले तो प्री डिफाइंड होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, बट जो मॉडिफायर्स होते हैं वो प्री फिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब कि जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उनके पहले ये लग जाते हैं ताकि उसको मॉडिफाई कर सकें। मतलब कि वो जितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, जितनी उसकी लिमिट है, उसको या तो बढ़ा या तो घटा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मॉडिफायर्स उसमें लग जाते हैं। मॉडिफायर जो होते हैं वो बेसिक डेटा टाइप्स के पहले लग जाते हैं ताकि वो बता सकें कि इसकी वैल्यू जो इसके अंदर अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो स्पेस है एलोकेटेड है वो सब बढ़ सकता है कि घट सकता है, उसको वो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 टाइप के क्वालिफायर्स होते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर डेटा टाइप और ये क्वालिफायर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप इसको लीव मत कीजिए क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसमें ये नहीं पूछा जाता है। तो दे आर 5 क्वालिफायर्स होते हैं। जो 5 टाइप के क्वालिफायर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है, तीसरा साइंड होता है, चौथा अनसाइंड होता है, पांचवा लॉन्ग लॉन्ग होता है। पहला जो शॉर्ट होता है, अगर कोई डेटा टाइप है उसके आगे शॉर्ट लगा देंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करने के लिए होता है। लॉन्ग होता है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। साइंड होता है मतलब कि उसकी वैल्यू जो निगेटिव में भी जाएगी और नॉन निगेटिव भी रहेगी। अनसाइंड होता है मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में रहेगी। और लॉन्ग लॉन्ग रहता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा टाइप का टेबल दे सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर में है, यहाँ पर सी के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, फिर स्टोरेज साइज है बाइट्स में कि कितना बाइट लेता है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को अभी नहीं जानते हैं, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट एफ में जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, हाँ इंट एक्स को रहने दे रहे हैं, बाकी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग को x की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, %d। ठीक है, %d, इसका यूज करते ही हम लोग ये बता देते हैं फंक्शन को कि हाँ, प्रिंटफ फंक्शन को हम लोग बता देते हैं कि जो वैल्यू हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये 10 प्रिंट हो गया। तो जो ये %d है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बताने के लिए फंक्शन को, कंपाइलर को कि हाँ जो हम वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो जो है वो इंट टाइप की है, मतलब इंटीजर टाइप की है। रेंज जो होती है वो भी दी है इसकी। ठीक है, फिर लॉन्ग इंट है, मैंने आपको बताया था मॉडिफायर्स होता है, तो लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, साइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, या फिर डायरेक्टली लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग इंट होता है, देखिए जो इंट की बेसिक डेटा टाइप है वो कितनी है, वो स्टोरेज है वो 4 है। जो लॉन्ग इंट है उसकी जो डेटा स्टोरेज साइज है उसको बढ़ा के डबल कर दिया, 4 कर दिया। शॉर्ट की उसने उतनी रहने दी, 2 कर दी। फिर साइंड जो होता है, साइंड की वैल्यू 2 होती है, अनसाइंड की वैल्यू 2 होती है। जो साइंड और अनसाइंड होती हैं वो क्या होता है कि वो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। देखिए यहाँ पर जो साइंड है ये निगेटिव नंबर भी स्टोर कर रहा है और जो अनसाइंड है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अनसाइंड और साइंड जो मॉडिफायर होते हैं वो साइज को नहीं इंक्रीज करते हैं, वो ये बता देते हैं कि वो निगेटिव नंबर को स्टोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो लॉन्ग लॉन्ग है वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, 8 बाइट्स तक बढ़ा दी है। ठीक है, उसी तरीके से फ्लोट भी होता है।
जो फ्लोट होता है वो क्या करता है, वो 4 वैल्यू है, फिर 8 वैल्यू है डबल की। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल यूज करता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका लिमिट जो होती है, रेंज होती है, वो यहाँ तक है 3.4 ई टू द पावर -32 टू 3.4 टू ई टू द पावर 38। ये डेसिमल की पूरी वैल्यू है, ठीक है। डबल बी जो होता है, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एल एफ होता है, ठीक है। परसेंटेज एल एफ होता है, परसेंटेज एल एफ नहीं कहते इसको हम लोग, परसेंट एल एफ कहते हैं। सॉरी, वो आवाज आने लगी थी स्ट्रे डॉग्स की, सो इट्स ओके। सो लॉन्ग डबल जो होता है, ठीक है, ये भी उसके आगे मॉडिफायर लग गया है। लॉन्ग भी एक टाइप का मॉडिफायर होता है, एक तो लॉन्ग लॉन्ग होता है, एक तो लॉन्ग होता है, ठीक है। फिर कैर है, कैर के आगे भी मॉडिफायर लगता है, साइंड होता है, अनसाइंड होता है। बट कैर की वैल्यू नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है, क्योंकि कैर जो होगा वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर करेगा, तो कैर की कभी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। इसलिए जो इसका रहता है वो उसके आगे कभी लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग लॉन्ग नहीं यूज होता है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो होता है वॉइड होता है, वॉइड की कोई भी रेंज नहीं होती है, ठीक है, कोई भी स्टोरेज साइज नहीं होती है, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है। फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं, 8 है। फिर साइन लॉन्ग इंट जो होता है, उसकी जो डेटा वो जो कैपेसिटी है, स्टोरेज है, वो 4 बाइट की है। मतलब कि अगर ये जो स्टोरेज का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये मेमोरी में इतना स्पेस एलोकेट करेगा, मतलब 2 बाइट्स की ये स्पेस लेगा मेमोरी में। अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इन डेटा टाइप का, तो वो मेमोरी में 2 बाइट्स का स्पेस लेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मैंने मतलब बता दिया, रेंज यहाँ लिखी है, आप उसको देख सकते हैं। एक्चुअली रेंज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो आता है वो स्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है। स्केप सीक्वेंस जो होता है, सी सपोर्ट्स कम्बिनेशन ऑफ बैकलेस एंड सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द सी कैरेक्टर सेट टू प्रिंट दिस कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर किसी कुछ कम्बिनेशन को सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज, कम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश और कुछ कैरेक्टर्स को, जिसका मतलब कुछ होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग कोई भी एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें डबल बैक स्लैश है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर न्यू लाइन देख रहे हैं, बैक स्लैश एन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बैक स्लैश एन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बैक स्लैश एन कर दे रहे हैं, तो अब इसको रन कर रहे हैं, तो अब देखिए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, बैक स्लैश एन जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अगर हम लोग इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर के पहले प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं बैक स्लैश एन, तो आप देखिएगा जो 10 है वो नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। देखिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, पहली लाइन छूट गई, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है ये स्केप सीक्वेंस होता है, ये भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर आस्की वैल्यू आ जाती है। आस्की का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। एक ही देखिए, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर होता है या जो भी चीज़ होती है वो सब के सब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में नंबर को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो ये हम लोग कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी फीड कर देते हैं कि जो ए है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो 97 होगी। तो वो 97 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके उस हिसाब से पता लगा लेता है कि हाँ ये ए होगा, ये स्मॉल ए होगा। ये जो आस्क की वैल्यू होती है, इसको आप टाइप करके अगर कैरेक्टर में टाइप करेंगे तो आपको ये कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, ये कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। और अगर आप इन कैरेक्टर्स को इंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नंबर दिखाई देगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 है। अगर यहाँ पर हम इसको सी की वैल्यू कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सी कैरेक्टर दे दे रहे हैं, तो कैरेक्टर देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 दे दे रहे हैं एक्स को, नहीं यहाँ पर हम इसको 97 दे दे रहे हैं, 97 दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 97 की जो कैरेक्टर वैल्यू वो कितनी है, ए है। तो यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, स्मॉल ए आ गया, देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम वैल्यू इसकी 0 दे दे रहे हैं, ठीक है, सो 0 में कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर यहाँ पर हम दे दे रहे हैं एक्स की वैल्यू 65 दे दे रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर दे दे रहे हैं 65, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हो गया, कैपिटल ए प्रिंट हो गया। तो इस हिसाब से अगर आपका कोई इंटीजर आपने स्टोर किया है, उसको डायरेक्टली आप कैर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो कैर वैल्यू होती है, कंपाइलर को बताने के लिए उसकी जो कैर वैल्यू होती है वो आस्की के हिसाब से डिफाइंड होती है, ठीक है।
ASCII में 97 की जो वैल्यू होती है वो A होती है, 122 की जो वैल्यू होती है वो Z होती है, स्मॉल z होती है, 65 की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल A होती है, 90 की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल Z होती है, 48 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और 57 की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है। यहाँ पर जो 0 और 9 है ये भी कैरेक्टर है, ठीक है। ये देखिए आप 48 यहाँ पर टाइप करके देख लीजिए, ठीक है, 49 देख लिए, 48, हाँ 48, तो यहाँ पर 48 का नहीं आया है, 57, एक मिनट रुकिए, आना चाहिए 57, 9, हाँ 57 का देखिए 9 आ गया, शायद रिटर्न की जीरो की वजह से। ऑनलाइन कंपाइलर में थोड़ा बहुत लैग हो जाता है, सो उसको इग्नोर करके देखिएगा, मेनली ऑनलाइन कंपाइलर अच्छे चलते हैं। फिर स्टैंडर्ड, और हाँ एक चीज़ और, जैसे कि ये कैरेक्टर वैल्यू है ए जेड कैपिटल ए कैपिटल जेड 09, अगर आप इसको डायरेक्टली इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप डी लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप एक्स की जगह डायरेक्टली कैरेक्टर लिख दीजिए, कैरेक्टर में ए, तो आप जब इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 97, जो इसकी आस्क की वैल्यू थी 97, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जीरो कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ ए की जगह आप जीरो कर दे रहे हैं, तो देखिएगा क्या वैल्यू आ जाती है, वैल्यू 48 आ गई, जो इसकी आस्क की वैल्यू है वो 48 आ गई। फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन सी में हम चले जाते हैं कि इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है, इनपुट मतलब इन कैसे कराई जाती है कोई वैल्यू, कैसे कोई वैल्यू बाहर स्क्रीन पे शो की जाती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं कैन रीड एंड राइट वैल्यूज ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं, इनपुट फंक्शन जो होता है वो प्रिंटफ होता है, आउटपुट फंक्शन जो होता है, नहीं, आउटपुट फंक्शन जो होता है वो प्रिंटफ होता है, इनपुट फंक्शन जो होता है वो स्कैनफ होता है, ठीक है। तो दो टाइप से हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन देखते हैं। पहला जो होता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है। इन दिस वी हैव टू स्पेसिफाई, फॉर्मेटेड मतलब इसमें हम लोग को जो डेटा टाइप होता है, टाइप ऑफ डेटा है, उसको हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करने जा रहे हैं, उसको हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, प्रिंटफ है पहला, दूसरा स्कैनफ है। स्कैनफ जो होता है वो वैल्यू एंटर कराने के लिए यूज होता है, इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। और जो प्रिंटफ होता है वो आउटपुट फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप प्रिंटफ देख रहे हैं तो वो इनपुट फंक्शन है। अगर x की वैल्यू हम डायरेक्टली इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर हम स्कैनफ कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग अगर इसकी इंट वैल्यू लेना चाहते हैं तो %d हो गया। सो हम यहाँ पर थे, ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ पर थे, ठीक है। तो प्रिंटफ जो था वो क्या था, आउटपुट फंक्शन था। जो स्कैनफ है वो क्या है, ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है। तो जो सिंटैक्स होता है प्रिंटफ का वो यूजर डिफाइंड मैसेज होता है। जो भी आपको मैसेज को बाहर करना है उसको आप डायरेक्टली उसके अंदर लिख दीजिए, इन्वर्टेड डबल कॉमा के अंदर वो चला जाएगा। जो प्रिंटफ होता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। आप उसके अंदर डायरेक्टली अगर दूसरी वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के सिवा आप कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2 का यूज़ करेंगे। स्कैनफ जो है उसके अंदर आप इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो एंड की वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो एंड की वैल्यू है इसको हम लोग m% कहते हैं। इस ये m% जो होता है इसको हम लोग एड्रेस को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी वेरिएबल के एड्रेस को कॉल करते हैं, उसमें फिर हम लोग जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट कराते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर रन कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप है तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। एक सेकेंड, इसको स्टॉप करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अब डायरेक्टली हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग 20 वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, फिर एंटर कर रहे हैं, तो 20 वैल्यू वापस प्रिंट हो रही है। पहले तो 20 वैल्यू जा रही है, जो m% होता है ये x के एड्रेस को कॉल कर रहा है। उस कॉल के अंदर जो वैल्यू हमने दी है 20 इंटीजर डेटा टाइप की, उसको स्टोर कर रहा है। फिर वापस से इसको इंटीजर डेटा टाइप को प्रिंट करा है जो x के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। तो ये होता है, ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होता है। फिर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जो होता है, इसमें हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत नहीं होती है। मतलब किस टाइप का डेटा टाइप हम लोग ले रहे हैं या फिर आउटपुट में दे रहे हैं, ये हम लोग को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर दो ठो आते हैं, पहला होता है पुट्स, दूसरा होता है पुट्स कैर, फिर होता है गेट्स, फिर होता है गेट कैर, ठीक है। ये मेनली जो होता है, ये पुट्स और गेट्स जो होता है वो मेनली अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो मेनली यूज होते हैं स्ट्रिंग के लिए। अगर आप स्ट्रिंग में प्रिंटफ और स्कैनफ दिखाते हैं तो कुछ गार्बेज वैल्यू भी उसके अंदर अंडर आ जाती है जो कि आपके यूज की नहीं है,
ठीक है। गार्बेज वैल्यू मतलब कि जो यूजलेस वैल्यू है वो भी कभी कभी आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग पुट्स और गेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। तो जो वेरिएबल होता है वो आइडेंटिफायर होता है विच होल्ड्स डेटा और अनदर अनदर वेरिएबल, ठीक है। जो यहाँ पर इंट एक्स है, एक्स जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल जो होता है ये एक प्रकार का आइडेंटिफायर होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल नेम होता है, वैल्यू होती है। और वेरिएबल जो होता है वो यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप यूज होगा कि कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल रहेगा, मतलब कौन से टाइप का डेटा वो वेरिएबल का नाम स्टोर कर सकता है। मतलब एक्स जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डेटा टाइप होगा, फिर वेरिएबल का नेम होगा, ठीक है। इंट ए, फ्लोट ए, बी, सी ए। फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए हमेशा इक्वल साइन के क्या होता है, इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल का नेम होता है, राइट हैंड साइड पे जो हम लोग को वैल्यू देनी होती है वो होती है, ठीक है। ये चीज प्री डिफाइंड होता है और ये एक सेट ऑफ रूल है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। मैथ की तरह नहीं कि x इज इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं या 10 इज इक्वल टू x कर दे रहे हैं, दोनों बराबर है, नहीं। इसमें हमेशा जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो वैल्यू हम लोग देते हैं वो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर कैर का यूज होगा, या फिर ठीक है यहाँ पर कैर का यूज होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की स्कोप क्या होती है, मतलब वेरिएबल कहाँ तक यूज में लाया जा सकता है, ठीक है, कि कहाँ तक उसका यूजफुलनेस होती है। तो सी में वेरिएबल या तो लोकल हो सकते हैं या तो फिर ग्लोबल हो सकते हैं। वेरिएबल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लोकल या तो ग्लोबल, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट एक्स, ये जो है ये लोकल वेरिएबल है। अगर आप ग्लोबल देखना चाहते हैं तो इंट वाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर m% y डाल दे रहे हैं और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं x की जगह y। तो ये जो y के अंदर वैल्यू लेगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए y के अंदर हम दे दे रहे हैं 30, तो ये y के अंदर गई है, y की वैल्यू फिर प्रिंट हो गई है। तो जो यहाँ पर y है, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब कि अगर हम लोग और भी फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये सारे फंक्शन के अंदर ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। और जो x है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो होता है ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंट y होता है। लोकल वेरिएबल मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है, डिफाइंड विद इन द बॉडी ऑफ अ फंक्शन और ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो है ये फंक्शन है, ये बताया कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो जो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वो डिफाइंड होता है आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब के बाहर होता है, टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे डिफाइंड होता है। लोकल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। ये जो है ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। फंक्शन कौन सा है, इंट मेन है, मेन फंक्शन का नाम है। इंट जो है डेटा टाइप है कि ये रिटर्न क्या करेगा, जीरो टाइप, जीरो इंटीजर रिटर्न करेगा। और इंट वाई जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। सो फिर इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो होता है वो क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंट ए जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है। वाइड मेन जो है वो फंक्शन का नाम है। इंट बी जो है वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ए के अंदर हम वैल्यू दे दिए, बी के अंदर हम वैल्यू दे दिए, फिर हमने इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। यहाँ तक बहुत आसान है। फिर स्टोरेज क्लास आता है। स्टोरेज क्लास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। स्टोरेज क्लास जो होता है वो बताता है कंपाइलर को अबाउट द डिटेल्स ऑफ वेरिएबल लाइक स्टोरेज एरिया ऑफ वेरिएबल, ठीक है। स्टोरेज क्लास जो होता है वो बताता है कंपाइलर को, ठीक है, अबाउट द डिटेल ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की डिटेल्स होती हैं उनके बारे में कंपाइलर को बताता है, वो क्या होता है, वो स्टोरेज क्लास होता है, ठीक है। तो जो ये बताता है, ये क्या बताता है, हाउ टू स्टोर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को कैसे स्टोर करना है, मतलब कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है। वेरिएबल की स्कोप कितनी है, मतलब वेरिएबल कहाँ कहाँ तक इफेक्टिव है प्रोग्राम के अंदर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी वेरिएबल की, अगर वो इनिशियलाइज नहीं है, मतलब हम लोगों ने अगर किसी वेरिएबल के अंदर पहले से वैल्यू नहीं दी है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होगी, मतलब वेरिएबल कितना दिन तक जिंदा रहेगा। लाइफ टाइम मतलब कहाँ तक वो असरदार रहेगा, ठीक है। तो इसमें चार टाइप के स्टोरेज क्लासेस आते हैं। पहला ऑटोमेटिक होता है, फिर स्टैटिक होता है, फिर एक्सटर्नल होता है, फिर रजिस्टर होता है। इन सबों के कीवर्ड जो है वो यहाँ पर लिखा है। ऑटो का ऑटो होता है, स्टैटिक का स्टैटिक होता है, एक्सटर्नल का एक्सटर्न होता है, रजिस्टर का रजिस्टर होता है, ठीक है। इन चारों के यूजेस भी हैं। तो स्कोप जो होगा वो बॉडी होगा, ठीक है। ऑटो जो होता है सीपीयू मेमोरी के अंदर ये स्टोर होता है, जो भी वेरिएबल होगा वो सीपीयू मेमोरी के अंदर स्टोर होगा।
बॉडी जो है वो जिस फंक्शन में डिफाइंड है बस वहीं तक काम करेगी। लाइफ जो होती है वो फंक्शन के अंदर ही होती है, उसके बाहर लाइफ नहीं होती है भाई बेचारे की, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी है तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्स कर दिए, अब रन कर रहे हैं तो देखिए कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, 0, ठीक है। कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। फिर स्टैटिक होता है, ये भी सीपीयू मेमोरी में यूज वो स्टोरेज होता है, फंक्शन के अंदर काम करता है ये, ठीक है, पूरे फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम भर इसकी लाइफ होती है। जो ऑटो होता है, ठीक है, जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं, अगर आपका एक बार फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया तो अपने आप मेन मेमोरी जो आपका रैम है उसमें से इसकी जो जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो हट जाती है। अगर स्टैटिक है तो जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर आपका फंक्शन रन हो भी चुका है फिर भी मेन मेमोरी में उसकी वैल्यू स्टोर होती है, स्टोर्ड होती है, ठीक है। अगर एक बार फंक्शन के बाहर चला गया, जैसे कि यहाँ पर x जो है, अगर ये ऑटो वेरिएबल होता, ठीक है, तो एक जब तक ये इंट मेन रन कर रहा है तब तक ये रन करेगा, इसके बाद और भी फंक्शन है तो वो रन करेंगे तो नहीं मतलब है, इंट मेन जब तक रन करेगा तब तक x की वैल्यू रैम में स्टोर्ड होगी, नहीं तो फिर x की वैल्यू हट जाएगी। बट जो स्टैटिक होता है वो क्या होता है, पूरा प्रोग्राम जब तक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 7-8 और भी फंक्शन होते तो सब अगर सीक्वेंस में भी रन करते, जब तक सारे के सारे रन कर नहीं लिए होते तब तक इसकी वैल्यू नहीं हटी होती। तो वो होता है स्टैटिक, वो होता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। एक्सटर्न जो होता है ये भी सीपीयू मेमोरी में यूज होता है, इसकी जो वो होती है, क्या कहते हैं, इसकी जो स्कोप होता है, पूरा प्रोग्राम होता है, ये कहीं भी प्रोग्राम में यूज हो सकता है। ये टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, ये जब पूरा प्रोग्राम आप कंपाइल करके आउटपुट दिख जाता है, जब आप उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं सेव करके, तब तक ये प्रोग्राम का जो मेमोरी है वो स्टोर्ड होता है, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। फिर रजिस्टर है, रजिस्टर भी जो होता है वो बॉडी में स्टोर होता है, विद इन द फंक्शन, फंक्शन के अंडर होता है, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, मतलब कुछ भी यूजलेस वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी आप स्टोरेज क्लास उतनी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप लोग उसको लीव भी कर सकते हैं। बट हम उसके बाद आते हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट पे, ठीक है। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप लोग इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।